पाकिस्तान की एक अजीम तरीन हस्ती आर्ट्स और कल्चर के हवाले से ज़िया मोहिउद्दीन साहब वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े जो सिविलियन अवार्ड्स थे उनसे भी नवाज़ा गया, हलाले इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से। उस जैसा बंदा मैं कहता हूँ बड़े-सगीर में क्या पूरी दुनिया में नहीं नज़र आता। हुँ। उर्दू लिटरेचर से मुझे रोशनास करवाने वाली शख्सियत उनमें बहुत बड़ा रोल ज़ैया मोहिउद्दीन का। अगर पूछा जाए कि आपकी आपकी उम्र कितनी है, तो वो कहते हैं कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि उम्र बताने की बजाय फ़ोन नंबर दे के लोगों को बातों में लगा लेता हूँ। काश हमारा जो रास्ता है वो इस तरह का होता कि ज़िया मोहिउद्दीन जैसे जो इंसान हैं वो उनको हम कॉपी करते, उन जैसे बनते, हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरह शख्सियत अपनी अब वो अपनाते। इट्स नहीं। इट्स सो सैड। वेलकम टू लॉलीपॉप, यू वाचिंग नियादुर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं खिज़र एंड अली वारसी। आज आपको कुछ मामला इस तरह का है कि पाकिस्तान की एक अजीम तरीन हस्ती आर्ट्स और कल्चर के हवाले से ज़िया मोहिउद्दीन साहब वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी बड़ी है, वो एक ग्रेट एक्टर तो थे ही, वो एक कमाल ऑरेटर भी थे और ब्रॉडकास्टर भी थे। ज़िया मोहिउद्दीन साहब की डेथ 91 बरस की उम्र में हुई, कराची के एक हॉस्पिटल में जहाँ पर कि वो लाइफ सपोर्ट पर थे। अम, इनके बारे में, अगर इनकी लाइफ के बारे में बात करें, जो इन्होंने एज़ाज़ात हासिल किए वो सिर्फ यानी पाकिस्तान में थे, वो बाहर भी उन्होंने हॉलीवुड में भी। मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ ये पढ़कर और देखकर कि इनकी वहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन है। हॉलीवुड में भी इन्होंने बहुत सी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम किया, बिहोल्ड द पेल हॉर्स में काम किया, बॉम्बे टॉकीज़ में काम किया और फिर जमील देहलवी की इमैकुलेट कंसेप्शन में काम किया और द ज्यूल इन द क्राउन उसमें भी इन्होंने किरदार अदा किया। इनको पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े जो सिविलियन अवार्ड्स थे उनसे भी नवाज़ा गया, हलाले इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से। आई मीन अ ग्रैंड ग्रैंड पर्सनैलिटी आज पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो पाकिस्तान से छीन ली गई है। ये गलत ना होगा अगर ये कहा जाए, क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी उसने इतनी उसमें पावर थी कि आप जब उनको सुनते थे, जब वो उर्दू की नसर को पढ़ते थे, जब बात करते थे, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होना तो लाज़मी था और हर कोई उनकी बात को सुनता था और उसमें बिल्कुल गुम हो जाता था उनके शहर में। खिज़र साहब, थोड़ा-सा बताएँ हमें, आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक लॉस है। पहले अमजद इस्लाम अमजद साहब और अब ज़िया मोहिउद्दीन, द 2 जायंट्स ऑफ आवर उर्दू ज़ुबान के जायंट्स, वो हमसे दूर चले गए। तो आप इनकी जो जो बॉडी ऑफ वर्क है और जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उसके बारे में कुछ बताएँ? जी, वकास भाई। इसमें कोई शक नहीं कि आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक दिन है कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ज़िया मोहिउद्दीन का जब नाम ज़हन में आता है तो इतना ह्यूज किस्म का एक स्टैचर सामने हमारे है कि अब हुँ, उसका अहाता करना ही मुश्किल है। हुँ, मैं समटाइम्स बड़ा सरप्राइज़ होता हूँ बनाने वाले की इस कारीगरी पे कि इतना बेतहाशा टैलेंट किसी एक ही बंदे में हुँ, रख देना, तो ये बड़े मतलब के बड़े कमाल के सौदे हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो सारी उम्र किसी एक छींट के लिए, एक लाइन के लिए तरसते हैं कि हमारे अंदर कुछ इस तरह का पैदा हो जाए हुँ, जो हमें थोड़ा-सा मुनफ़रिद करे। लोग बड़ा स्ट्रगल भी करते हैं और कुछ लोग इतने एफर्टलेसली और इंट्रिंसिकली उनके अंदर इतनी चीज़ें होती हैं, खुदा ने रखी हैं। तो ज़िया मोहिउद्दीन वाज़ वन ऑफ देम। किसी एक किसी एक तरीके से या किसी एक जुमले में मेरा नहीं ख़्याल कि उन्हें बयान किया जा सकता है। हुँ, अच्छा, अब देखें उनकी एजुकेशन, उनका करियर सारा अंग्रेज़ी में है। हुँ, अंग्रेज़ी एजुकेशन है। अंग्रेज़ी थिएटर के लिए काम किया, इंग्लिश थिएटर के लंदन में ना। हुँ, वेस्ट एंड थिएटर जिस तरह अमेरिका का ब्रॉडवे थिएटर है, बड़े-बड़े हॉलीवुड एक्टर्स सफ़े अव्वल के वो बाइसे-एज़ाज़ समझते हैं कि हमें ब्रॉडवे थिएटर में परफ़ॉर्म करने का कोई बिल्कुल, मौका मिल जाए। बिल्कुल। तो इसी तर्ज़ का वेस्ट एंड थिएटर थिएटर इंग्लैंड में है, अभी भी चल रहा है वो। ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने अपनी जो इनका डेब्यू है और जो इनका स्टार्ट है, इन्होंने वहाँ से लिया है। हुँ, मतलब आप पीक चेक करें। अच्छा, अंग्रेज़ी थिएटर की ये फ़िल्में की,
लॉरेंस ऑफ अरेबिया का आपने ज़िक्र किया, हम्म, फिर इंग्लिश टेलीविज़न के लिए इतने प्लेस किए। हम्म, अच्छा, मामला यहाँ तक नहीं रुकता। हैरानी अली भाई ये होती है कि एक बंदा पूरी ट्रेनिंग इंग्लिश की है, यार वो बंदा जब उर्दू को पकड़ता है, तो उस जैसा बंदा मैं कहता हूँ बड़े सगीर में क्या पूरी दुनिया में नहीं नज़र आता। हम्म, तलफ़ुज़, अदायगी, हम्म, स्ट्रेस, पॉज़। अच्छा, शायरी हम पढ़ते रहे हैं, फैज़ की पढ़ते रहे हैं, बाकी चीज़ें, मज़ामीन भी पढ़ते रहे हैं। अच्छा, जब ज़ियामुद्दीन साहब की आवाज़ में सुनते हैं, तो एक बिल्कुल ही नया, जिसे कहते हैं ना, पर्सपेक्टिव सामने आ जाता है। हाँ, क्या बात है। वो एक टर्म लिखी जा रही है आज ख़बरों में भी कि मतलब को लिटरेचर को जैसे लाइव, हम्म, मतलब अदब को ज़िंदा कर वो देते किसी थे। ने बड़ी प्यारी लाइन की कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स वॉइस, हाँ, 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 क्या बात है। मतलब आवाज थी वो मेरा हमारी तो। ख़्याल है अगर इसको इस तरह से लिया जाए कि उर्दू जो पढ़ंत है, जैसे अली भाई कह रहे थे, जो मतलब कि जो रीडिंग द है, आर्ट ऑफ पढ़ंत। हाँ जी, जो पोइट्री की रीडिंग है, नसर की रीडिंग है, दैट हैज़ लॉस्ट हिज वॉइस टुडे। तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा। क्या कहते हैं अली भाई आप? बहुत सही आपने डिस्क्राइब किया उनकी जो पर्सनालिटी है और जो उनका बॉडी ऑफ वर्क है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो सदाकारी, अदाकारी, अ, जो उनके एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ कंपेयर, पीटीवी के ऊपर उनका काम, एज एन एक्टर, एज अ थिएटर एक्टर एंड देन एज अ फिल्म एक्टर, और फिर उनकी जो स्टेज के ऊपर उनका काम है जिसमें कंपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिन्होंने मतलब पाकिस्तान पीटीवी के जो बानियों में से एक हैं। और it's amazing that every time he started a show with PTV, it was a super hit. या जो सबसे पहला उन्होंने शो शुरू किया ना, I guess 1966 to 1973, the first time he did it, and उसके बाद ज़ियाउल हक साहब के दौर में वो पाकिस्तान से ज़ाहिर है चले गए, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही आर्ट एंड कल्चर का जो उसके बाद और उस दौरान हाल हुआ, तो उसमें बेहतर यही था कि पाकिस्तान से चला जाया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम फिर वो वापस भी आए। वापस आकर उन्होंने दोबारा से काम शुरू किया। फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मुझे याद है जब अमिताभ बच्चन साहब का कौन बनेगा करोड़पति, जो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, जो एक प्रोग्राम था, उसका उसकी एक जो है वो इंडिया का एक वर्जन स्टार्ट हुआ, कौन बनेगा करोड़पति। तो पाकिस्तान में भी उन्होंने सवाल 50 लाख का, जहाँ तक मुझे उस प्रोग्राम का नाम याद आ रहा है। और आई रिमेंबर कि मेरे दादा जो हैं वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हॉस्पिटल में थे, एंड आई वेंट टू द हॉस्पिटल, और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी उस दिन। और वो थोड़ी देर के लिए होश में आए, तो एंड द ओनली क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज, तुमने वो आज प्रोग्राम देखा? मैंने कहा जी। कहते क्या सीखा? तो आई सेड कि उसमें उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि मुस्लिम ममालिक में सबसे ज़्यादा फलों की एक्सपोर्ट किस मुल्क की है, और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, तो उन्होंने कहा किसकी थी? मैंने कहा टर्की। तो उन्होंने कहा ठीक है, एंड देन ही वेंट बैक टू स्लीप अगेन। सो द थिंग इज दैट वाह, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम हिम। एंड जो उनके कुछ एपिसोड्स आई रिमेंबर, मतलब और उनकी जो ब्रॉड रेंज है, रेंज की बात कि एक मौके पर आपके सामने जो है वो इमरान खान बैठे हुए हैं, और साथ एक एक्ट्रेस बैठी हुई हैं, और साथ ही जो है वो मेहदी हसन जो हैं वो वहीं पर उसी स्टेज के ऊपर गाना गा रहे हैं, और उसी स्टेज के ऊपर ज़िया मोइनुद्दीन जो हैं वो नून मीम राशिद की कोई कत्ता, कोई नज़म, कोई छोटा सा जो है वो एक आज़ाद नज़म पढ़ रहे हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें वो परफेक्ट हैं। और जब नून मीम राशिद को वो पढ़ रहे हैं, उसकी नज़म, उनकी नज़म जब वो पढ़ रहे हैं, तो साथ पीछे म्यूज़िक है, और वो म्यूज़िक को भी जो है वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, और वो उसके साथ उसको रिदम में पढ़ रहे हैं, उसको उस सुर के साथ पढ़ रहे हैं। सो मुझे नहीं समझ आता कि उस शख्स को उसकी 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 सलाहियतों को किस तरह से इंसान एक उसकी उस किताबें लिखी जानी चाहिए। मे बी ही डिजर्व्स पीएचडीज ऑन हिज लाइफ, आई मीन। और जैसा खिज़र ने ये बात कही कि पाकिस्तान की बात नहीं है, बात ये कि रेख्ता में, फॉर एग्जांपल 2015 में जश्न रेख्ता में उनको हाँ बुलाया जी, गया, और जो उन्होंने वहाँ पर पढ़ंत है उनकी, और वो चीज़ें पहले भी मौजूद हैं, बहुत सारी लॉस्ट हैं, बिकॉज पीटीवी पर तो ही रेगुलरली डिड शोज, बट एट द सेम टाइम, बट मेरे लिए, मैं अगर उसको थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा ले रहा हूँ, बट द थिंग इज़ दैट द थिंग दैट जिसकी वजह से मैं ज़िया मोइनुद्दीन का आशिक हूँ, वो उसकी वजह ये है कि उर्दू लिटरेचर से मुझे रोशनास करवाने वाली शख्सियत, उनमें बहुत बड़ा रोल ज़िया मोइनुद्दीन का है। फॉर वाह, एग्जांपल, टोबा टेक सिंह मैंने नहीं पढ़ा था। टोबा टेक सिंह मैंने ज़िया मोइनुद्दीन की आवाज़ में यूट्यूब पर सुना, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग मंटो।
और मैंने मंटो के जो 22 मजमूए उनमें से तकरीबन 12-13 जो है वो मैंने उसके बाद पढ़े। इसी तरह मैंने मोहम्मद अली रदौलवी का ख़त जो है वो पहली दफ़ा उनकी बेटी के नाम सुना, और जब मैंने वो सुना तो मैंने मोहम्मद अली रदौलवी की दूसरी चीज़ें भी इंटरनेट के ऊपर सर्च करना शुरू की, पढ़ी। इसी तरह नून मीम राशिद से शायद मेरा बहुत मुश्किल उर्दू थी, लेकिन जब मैंने उसके उनके उनकी आवाज़ में मैंने सुना हसन कूज़ागर नंबर 1, और मैंने उसको सुनने के बाद जिस तरह से उन्होंने सुनाया, और बहुत सारे अल्फाज जिनका शायद मुझे मानी कभी पता ना चलता, वो उनके अदायगी से पता चलता। वाह! और फिर उसके बाद उसको पढ़ा, उसको ढूंढा कि हम्म, मुझे अब ये समझ आना चाहिए, बिकॉज मैंने ये देखा है। हम्म, और मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि उर्दू अदब से शनासाई बहुत सारी जो हमारे दरमियान एक लिंक था, बिकॉज यू नो दिस इज़ अ जनरेशन दैट कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ इट्स कंटेंट थ्रू सोशल मीडिया। यस। और अगर वो यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस ना हो तो शायद वो हम लिंक ना कर सकें। और उनका जो सबसे बड़ा वो वीडियोस हैं, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का उसमें एक रोल है, बट उनके पढ़े हुए को मैं कहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने पढ़ा है, अ, मैं बड़ी दफ़ा कोशिश करता हूँ आवाज़ निकालने की। मैं खुद वॉइस ओवर्स करता हूँ, एज यू नो, बट हमारे लिए एक वो जैसे जैसे एक इस फील्ड का अगर कोई देवता है हम्म। तो वो ज़िया मोहिउद्दीन है। हाउ ब्यूटीफुली पुट अली। और इसमें देखें इंस्पिरेशन जो है ये एक कमाल चीज़ है। इस पे हम बात करेंगे कि हमारी जो आज की जनरेशन है उसको क्यों क्यों नहीं इंस्पायर कराया जाता है ऐसे इंडिविजुअल से। हमारे यहाँ जो निसाब पढ़ाया जाता है, जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो इधर उधर की तो बहुत है, इसने ये किया, उसने वो किया, फतह कर लिया, वगैरह वगैरह। बट दीज लेजेंड्स जिनका वाक़तन जो कि लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, अदब से मुतारिफ करवा सकते हैं, उस तरह तो हम आते नहीं। लेकिन अली ये देखो कि द टुनाइट शो, मतलब इन्होंने किया हुआ है ये उस तर्ज पर पाकिस्तान में वो किया हुआ है। आज हम सोचते भी नहीं है, यू नो, अमेरिकन टीवी और उसकी तो जी जी जी, जान है बिल्कुल ना, बिल्कुल। द लेट लेट शो, टुनाइट शो, द लेट शो, यू या नो, आप देयर आर बंडल ऑफ देम। और कोई एक दो के अलावा छोड़ के कोई फनी है नहीं हाँ, मतलब apart from जॉनी one or कार्सन two। का ओरिजिनल था वो था, बट ज़िया मोहिउद्दीन एक्चुअली ही डिड दैट एंड ही डिड इट सो वेल, बिकॉज वो जो एक वो दुनिया ही अलग है, वो कहानी अलग है। वो तो हैरत कितनी अंगेज बात कमाल है। बात है। वो हैरत अंगेज बात है, बिकॉज उसमें खिज़र मुझे जो सबसे मज़ेदार बात लगती है जी। वो ये लगती है कि वो जिस उनका जो भी सामने बैठकर उनका इंटरव्यूई है, हम्म, उसके फील्ड को वो उस तरह जानते हैं जिस तरह वो जानता है। हम्म, वाह, वाह, वाह! ये मेरी मैं हैरान हूँ इस बात पर कि हम्म, मेहदी हसन खान साहब के साथ सुर पर बात करना और ऐसा लगना कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, हम्म। यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के साथ उनका एक प्रोग्राम है, वो जो जी उनका जी जी। ज़िया मोहिउद्दीन शो था ना, हम्म, उसमें अब वो इस ज़िया मोहिउद्दीन साहब इनको बुला रहे हैं। अब गेस्ट को उन्होंने बुलाना है। अली भाई वो इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का हम्म, कि उन्हीं की लाइनें के मौसूफ़ उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी आपकी उम्र कितनी है, तो वो कहते हैं कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि उम्र बताने की बजाय फ़ोन नंबर दे के लोगों को बातों में लगा लेता हूँ। मतलब उन्हीं के जुमलों से 3-4 मिनट का ऐसा खूबसूरत इंट्रोडक्शन है। ये है उनकी स्टडी, या ये है उनका मुशाहिदा यस कि वो हवाई बातें नहीं करेंगे। हम्म, जहाँ बैठे हैं मैं कहता हूँ कि आप उनको किसी भी जगह पे, किसी इंटरव्यू में, किसी परफॉर्मेंस में आप देख लें, आपको लगेगा कि ये बंदा बना ही इसी काम के लिए है। यार क्या क्या परफेक्शन है, हैरान परेशान हो जाते हैं। आप बात कर रहे थे नून मीम राशिद से आपको उन्होंने मुतारिफ करवाया। फैज़ फेस्टिवल में मुझे मौका मिला कि मैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी इन्होंने पढ़नी थी, तो बड़ी मुश्किल से पास शास हमें मिला और कर करा के हम पहुंचने में कामयाब हुए। तो अली भाई फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, जो मैडम नूर जहाँ जी ने जी गा जी के अमर बिल्कुल। की है, तो हमने बड़ी दफ़ा वो पढ़ी भी थी, सुनी भी थी। ऑफ कोर्स। उस दिन मैंने जब इनके मुंह से सुनी है, इन्होंने जो तलफ़ुज़ जहाँ पे ये रुके हैं, जो इनकी अदायगी थी, कमाल। यकीन माने कि एक मतलब पहले अगर वो यहाँ थी ना, तो अंदर तक उतरती चली गई। ये उनकी खूबसूरती थी। और उनको सुनने के बाद अब ये खूबसूरती है, ये इंस्पिरेशन की आप बात कर रहे हैं ना, इस तरह के बंदे के आप 4 लफ्ज़ सुन लें, 4 बातें सुन लें, तो आप खुद ब खुद इतने इंस्पायर हो जाते हैं। अब मैंने जब उनकी
उनकी ज़ुबान से जब फैज़ की ये नज़्म सुनी ना, तो मेरे दिल में इतनी बेपनाह ख़्वाहिश पैदा हुई कि यार ये तो रीडिस्कवर करना पड़ेगा अब। पूरी शायरी को हम तो मतलब जैसे पढ़े हैं कि मसलन और ये वो, मतलब आगे जाते चले जाना और मिसरा मुकम्मल करना, नहीं 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 नहीं, ये तो शायरी नहीं, इसमें तो बहुत कुछ ज़ाया हो रहा है। तो फिर रुक रुक के और कोशिश करके कि पूरा तलफ़्फ़ुज़ के लफ्ज़ कहना क्या चाहता है, वो अपने साथ क्या क्या कुछ लेके आया, फिर वो जो पूरा एक इन्वायरमेंट है एक वर्ड का, उसको हमने फील करने की कोशिश की। तो ये मेरा खाली इंस्पिरेशन है। हाउ ब्यूटीफुल। तो ज़िया मईनुद्दीन साहब ने पता नहीं, अब हम तो कुछ भी नहीं है, कितने लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन इसमें देखिए ना अली, देखिए हम जहाँ पर भी हैं ना एज ए सोसाइटी, ये कोई अच्छी जगह नहीं है, ये इसमें तो कोई वो कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये नहीं मानते तो फिर आप कुछ भी नहीं मानते। बट मुझे बड़ा ना वो कभी कभी होता है कि काश हमारा जो रास्ता है वो इस तरह का होता कि ज़िया मोहिउद्दीन जैसे जो इंसान है वो उनको हम कॉपी करते, उन जैसे बनते, हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरह शख्सियत अपनी अब वो अपनाते। इट्स सो सैड। विकास, बात ये कि अगर आप इस सोसाइटी की डिक्लाइन या इसके जो डेके है उसको अगर आप गौर से देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि वो तमाम लोग जो एक जनरेशन थी, ऑब्वियसली दे टर्न्ड 80 90s 70 इन देयर 70s 80s 90s, they all started passing away about 10-15 years ago। और आज आप देखते हैं कि आपके पास कोई मुन्नू भाई नहीं है, तो कॉलम निगारी मुन्नू भाई जैसी अब कोई नहीं करता, कोई उस जैसा कोई वैसा म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं करता जैसा मैडम नूर जहाँ या उस्ताद मेहदी हसन खान साहब करते थे। आप जो है ना, वो एक दोस्त ने मेरे एक मजाक में एक दफ़ा बात कही थी, हम लोग एक खाना खा रहे थे, तो एक बंदे ने जो है ना वो अपनी मोबाइल ऊंची आवाज़ में ना कोई बेकार सा गाना लगाया हुआ था, तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, अभी वेट कर रहे थे खाने का, तो उसने ऊंची आवाज़ में कहा अताई, और फिर कहा कि मजाक में उसने कहा कि कौमे मूसा पे जो 10 अज़ाब आए थे उनमें से एक ये था कि उन पर से फ़नून लतीफ़ा उठा लिए गए थे। हमारे ऊपर ये कैसा अज़ाब है कि जिसमें हम अपने म्यूजिशियन को हम कंजर कहते हैं, हम अपनी हीरोइन को हीरो को कंजर कहते हैं, हम लिखने वालों को इज्जत नहीं देते। मुझे याद है, अब से कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक सियासी बहस के दौरान मैंने अपने कॉलीग को कहा कि फलानी जगह पर फलाने शख्स ने ये किताब में अपनी लिखा है, तो उन्होंने जवाब दिया मुझे किताबों का हवाला ना दें। अब मैं किस चीज़ का हवाला दूं, मैं तुझे अपनी मतलब अपनी ख्यालात अपने ख्वाहिशात का इजहार करूं, मैं इससे ज़्यादा तो मोतबर हवाला नहीं दे सकता, किताब का हवाला दे रहा हूँ एक मुहक्किक की। तो आप इस मुल्क के अंदर तहकीक का आलम देख लें, आप इस मुल्क में अदाकारी का, इस मुल्क के अंदर जो है वो म्यूज़िक का, इस मुल्क किसी, अच्छा आप एक चीज़ सोचें, इस मुल्क के अंदर वो फिर हसन कूज़ागर में चला जाता है कि मईशत के इजहार फ़न के सहारे जो तमाम के तमाम वो इस वक्त जो है वो किसी जहांजाद 9 साल मुझ पर यूँ गुजरे हैं जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरता है। वो मुझे याद है हसन कूज़ागर में उन्होंने कहा था, जिस तरह से उन्होंने कहा था जहांजाद ये 9 साल मुझ पर यूँ गुजरे जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरता है। तो शहर मदफून है जिसके ऊपर वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे पास कोई ना, हमारे आपके हम सब के सब नहीं है। हम सब के सब जो हैं बरीड पीपल। और उसमें जब आप खुद सोचें कि जब आपके आर्ट्स कुछ नहीं कर रहे, आपके साइंसेस में आपने एक साइंसदान पैदा किया था, उसको आपने काफिर करार देकर पाकिस्तान से बाहर उसको मरवाया, उसका वो मरा। आप अपनी इकोनॉमी की हालत देख लें, आप अपनी बिजनेस की हालत देख लें, द रीजन यू डोंट एक्सपोर्ट एनीथिंग इज दैट यू डोंट लर्न। और हर चीज़ पर अब जैसे मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली रदौलवी का ख़त में उन्होंने अपनी बेटी से ये बात कर रहे हैं कि मजहब, जरूर मैं आई वाज ईगर कि हम इसको डिस्कस करें कि मजहब जो है वो एक बूढ़ा आदमी है जो कि फिलॉसफी को पढ़ता है और वो मुसलमान है, लेकिन उसके दिल में सवालात पैदा होते हैं, वो बंद नहीं हो रहे। और वो जिस तरह से उन्होंने बयान किए हैं अपनी कैफियत, और उन्होंने कहा कि मैं रोज़ाना जो है वो रात को मुसल्ला बिछाता हूँ, अल्लाह ताला से बात करता हूँ और अल्लाह ताला से कहता हूँ मुझे हिदायत दे, और अल्लाह ताला मुझे जवाब देता है कि तुझे हिदायत तू चाहता नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। और मैं आगे से उसको कहता हूँ कि नहीं मुझे वाकई, तो वो कहते हैं कि तुम खुद ही बताओ कि तुमने नौजवानी में बहुत सी लड़कियों को जो है वो चाहा है, क्या उस चाहत का कुछ शायबा भी अपने दिल में पाते हो? तो वो आगे कहते नहीं,
वैसा तो नहीं है। वैसी चाहत तो नहीं है। तो और फिर उसके बाद जिस तरह मतलब उसके अंदर कुछ अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पर एक मौके पर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से डांट पड़ती है, हाँ जी। तो वो कहते हैं कि जी अब हुजूर मालिक हैं, हज़रत छोटा मुंह बड़ी बात। हजरत इब्राहीम ने यही बात की थी कि दिल को के ईमान तो तूने दे दिया मगर दिल को तस्कीन नहीं हुई। वो बड़े आदमी थे, तेरे मुकर्रब थे, उनको कुछ नहीं कहा, हम पर खफा होते हो। अब ये बात आज आप किसी महफिल में, और वहां पर लोग क्लैप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अगर आप उस ऑडियो को सुने तो लोग हंस रहे हैं। आज आप इस मुआशरे के अंदर ये बात कहकर अपनी मुझे तो जान अभी बचाना फिक्र हो मुसीबत रही हो है, जाए। मुझे तो अभी फिक्र हो रही है कि ये हम इसको एयर किस तरह करें, लेकिन बिकॉज यू नो जो करने वाले हैं इतनी वो क्या अब उसकी बात करें कि जो उस चीज को देखो, जो सही है ना अली वो सही है, जो गलत है ना वो गलत है। आप कर रहे हैं गलत, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गया। हम गलत हैं, हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम जहाँ खड़े हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं है एज अ सोसाइटी। देखिए ना, वो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल आई थी, उसके अंदर कहा गया था कि इफ देयर इज नथिंग टू फिक्स, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन देयर इज नथिंग टू फिक्स। अब तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से इनकार अगर हम करते चले जाएं तो आप उस चीज को फिक्स नहीं कर सकते। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमारी सोसाइटी जो है वो ये समझती है कि वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर है, और ज़िया मोइनुद्दीन जैसे लोगों का यहाँ से चले जाना मगर उन जैसा कोई और ना होना इस सोसाइटी के डिके का सबसे बड़ा सबूत ही है। मुझे वो, मैं शायद कुछ दिन पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर ही कहा था कि एक फेसबुक पेज के ऊपर मैंने डॉक्टर आयशा जलाल का एक इंटरव्यू था डॉन के लिए, जिसका टाइटल ये था कि कायदे आज़म जो है वो पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे। वो, और उनका आर्गुमेंट उनकी किताब में भी यही है कि वो इसको एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ कर रहे थे, बट इवेंचुअली इट बिकेम द मेन डिमांड, और फिर दूसरों ने मान भी ली तो पाकिस्तान बन गया। तो इनिशियली इट वाजंट हिज आइडिया। और वो जो है वो मैंने स्टोरी जो थी वो लिंक डॉन का मैंने शेयर किया, तो एक बच्चा आया और उसने पाकिस्तान स्टडीज़ के कायदे आज़म की किसी तकरीर का कोई हवाला दिया। तो मैंने उसको जो है वो जवाब दिया, तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता इसका। मैंने कहा मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रही, तो डॉक्टर आयशा जलाल बोल रही हैं। तो उसने कहा उसको भी नहीं पता। नीचे यासिर लतीफ़ हमदानी है, वो अब खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ पर 2 किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने आके डॉक्टर आयशा जलाल को डिफेंड किया। उसने कहा तुम्हें भी नहीं पता। तो भाई तुम क्या हो? उसने कहा मैं एफए की था। अच्छा, अब कुछ अर्सा पहले मेरी एक और हमारे ही कॉलीग थे और उनसे मैंने बात की, तो वो बंगाल का 1971 के बंगाल की बात हो रही थी। तो उनसे जब मैं बात कर रहा था तो वो मुझे हवाला दे रहे थे कोर्स की किताबों का। मैं उनको कहता था कि भाई फलाने ने ये लिखा है, फलाने ये लिखा है, फलाने ये लिखा है। कोर्स ही तो हमें यहाँ लेकर आया जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ भाई, मसला ही वो है। जहाँ का मैं रोना रो रहा हूँ वो हमें लेकर ही वहां तक वो आया है। और मैं इसकी इस वजह से निशानदेही कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के लोग, ज़िया मोइनुद्दीन जैसे जो बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं ना, वो हमारे दरमियान भी इसी वजह से ही होते हैं, क्योंकि एक निज़ाम भी है ना, वो चीदा चीदा होते हैं, आपको लेकिन वो आज होते भी आज इसी वजह से मुझे हैं। जो मुझे लगता है, सॉरी आपकी बात को कट कर रहा हूँ, कि हम्म, आज इस नस्ल को कोई इंस्पायर करने वाला नहीं है जो आपको अदब पढ़ने, अदब सीखने और बाअदब रहने माइल बाअदब करे, रहने, या माइल की करे, तरफ रागिब माइल करे, करे, आपको रागिब कोई रागिब डायरेक्शन करे। दे। मैं वही बात डिके वाली बात ही करना चाह रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की। अब अली भाई उसका सबूत ये है, डिके की हम बात कर रहे हैं ना, उसका सबूत हमें विद एवरी पासिंग पर्सनैलिटी मिलता है। मतलब अब मेहदी हसन साहब गुजरे हैं, आपके पास दूसरा मेहदी हसन साहब नहीं है, उनके नज़दीक जाने वाला बंदा भी कोई नहीं है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब करीब भी ना हो, हाँ लेकिन एक सोच तो हो ना, चलने एक ट्रेंड तो के हो, उस तरफ उस तरफ को चल रहे इज्जत वाला हैं। रास्ता तो हो। बिल्कुल 10-20 इन्होंने तो साल वो में आ रास्ता जाएंगे। इज्जत वाला नहीं छोड़ा ना। बिल्कुल। नूरजहां गई हैं। अच्छा, मेहदी हसन की बात मैंने की। नुसरत फ़तेह अली खान गए हैं। अच्छा, मुश्ताक अहमद यूसुफी अभी 2-3-4 साल पहले चले गए हैं। तो उनके बाद ऐसे लगता है जैसे मतलब मिज़ाज चला उर्दू गया। लिखने वाला मजा निगार खत्म हो मिज़ाज गया। कौन लिखेगा पाकिस्तान में? नया बंदा तो कोई नहीं उस तरह का नजर आ मुझे रहा। याद है खिज़र, सॉरी आपकी बात काट नहीं रहा ठीक। हूँ, कि वो जब मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल हुआ तो आप लोग कहते थे कि हम अहद यूसुफी में जी रहे हैं, जी, मिज़ाह के अहद हम मज़ाह के अहद ये यूसुफी में इब्न जी रहे हैं। इंशा साहब ने तो कहा एक साहब ने जो है वो नीचे जब मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने ट्वीट किया था कि अब हम मज़ाह के अहद यूनुस बट में जी रहे हैं। तो अब हमारे मसाइल जो है वो इस किस्म के हैं नहीं Oh वो my God. बहुत कि वो ये रिप्लेसमेंट नहीं है। आज हम यूनुस बट के दौर में जी रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो ये आपकी सोसाइटी के डिके का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मज़ा निगार आपके ये हैं। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर आज कंपेयरिंग करने वाला स्टेज के ऊपर मोइन अख्तर साहब नहीं के है। जाने के बाद
क्या कोई वैसा मोइन अख्तर पैदा हुआ, दूर क्या दूर तक नहीं है। क्या ज़िया मोहिउद्दीन के जाने के बाद कोई वैसा, ज़िया मोहिउद्दीन का जैसे जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी हमारी कि अंग्रेजी ज़बान में उनकी ट्रेनिंग है, जो एजुकेशन है उनकी, और फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू, यार कितना टाइम लगा होगा उसको उर्दू सीखने में, और उर्दू सीखते हुए ये नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने कभी सीखी नहीं थी, ऑब्वियसली वो बचपन से सीखते आए और होंगे। पैदाइश मेरे शहर की फैसलाबाद से है। फैसलाबाद से ओरिजिनली रोहतक से है फैमिली, रोहतक से हाँ फैमिली है, इंडिया से है वो घर फैमिली, में, लेकिन वो इधर सेटल थे। बट द थिंग इज हम्म, कि एक शख्स को एक जबान के ऊपर अबूर हासिल करने में कितना वक्त लगता होगा, किसी ने उस जबान को वो वक्त दिया है, अपनी पूरी लाइफ दी है, और किसी भी शख्स को किसी भी चीज में औजे कमाल जिसको कहते हैं ना, उस परफेक्शन जिसे कहते हैं। परफेक्शन पर पहुंचने के लिए एक वाकईतन एक जस्तजू चाहिए होती है, उसके लिए एक एफर्ट चाहिए होती है, और उसके लिए एक इंस्पिरेशन चाहिए अपने आप को इंस्पायर करने के लिए। मैंने उस लेवल पर पहुंचना है कि आप अपनी नमाजों के बाद जब दुआ कर रहे हो तो आप अल्लाह ताला से जन्नत के साथ, अपने मोहब्बत के साथ, अपने वालदैन की लंबी उम्र और सेहत के साथ आप अल्लाह ताला से ये भी मांगे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मुझे बेहतरीन करने की तौफीक अता फरमा। एक मुकाम, ये जो लगन है ये कहीं नजर नहीं आती, और वो मैं हैरान होता हूँ कि मतलब अगर आप उनसे टॉक शो की कंपेयरिंग करवा रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, और वो एक क्विज प्रोग्राम की भी कंपेयरिंग कर रहे हैं, और आपको हम एक चीज भूल गए, कसौटी। हाँ जी, कसौटी को, और क्या कहते हैं, हाँ। बाद अज़ा उन्होंने दूसरा उसका जो वर्जन आया तो उसको भी उन्होंने होस्ट किया। इसके अलावा उन्होंने जो है वो होस्ट किया इसको कुरैशपुर साहब के साथ, जो वो प्रोग्राम वो कुछ अरसा करते रहे। फिर उसके बाद ज़िया मोहिउद्दीन साहब ही ने पाकिस्तान ही के अंदर कितने साल तक वो 6ठी और 7वीं मुहर्रम को मजलिस पढ़ते रहे हैं। आई मीन एक शख्स में कितनी खूबियां, आपको कमालात, बहुत मजहब हो, फिल्म हो। अच्छा, अब ये भी तो देखिए ना कि ये एक मजहबी शख्स है जो मजलिस पढ़ता है, वो मजहबी शख्स है, वही शख्स गाना भी सुनता है, वही शख्स शायरी भी पढ़ता है, वही शख्स फिल्म में अदाकारी भी करता है, वो सदाकारी भी करता है, रेडियो के लिए भी काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं तो आप इन चीज़ों से एक्सक्लूसिवली एक अच्छे मुसलमान ही होंगे। ये चीज़ें होते हुए आप एक अच्छे मुसलमान हो सकते हैं। शायद अगर किसी को अरबी ज़बान पर अबूर हासिल हो तो वो जिस तरीके से इस्लाम को समझ सकता है, जिस तरीके से अदब को समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। मैं अक्सर वो मौलवी इलियास साहब जो थे, मौलाना इलियास नाम है ना गालिबन, जो लायलपुर वाले थे वो भी मौलवी इसहाक साहब। अच्छा, तो मैं उनको भी अक्सर सुनता हूँ, तो वो अरबी को जब पढ़ रहे होते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे हम उर्दू पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं, वो अरबी को वैसे पढ़ रहे होते हैं, और फिर वो साथ साथ पंजाबी में तर्जुमा करके जो है वो अपने ऑडियंस को समझा। उस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी आपको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा ना, कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट चाहिए। ये जो शख्सियात, इस तरह की बड़ी शख्सियात हमें रही हैं, और ये अगर हम इन जैसा नहीं बन सकते ना, तो कम से कम वो जो राह है ना, जिस रास्ते पर वो चले हैं, उस राह को हम वार करना चाहिए। वहाँ पर आज की जनरेशन को वापस किसी तरह ले आया जाए, वो वहाँ पर चलें, ये माशरा यकीनन बेहतर हो जाएगा। जो भी लोग ये इख्तियार रखते हैं उनको इस तरफ सोचना चाहिए। And we can only talk about this and request those who are in power to do this because it's extremely important. आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।